नमस्कार दोस्तों। आधी रात को जो पीएम मोदी थे वो एक सिगरेट गाड़ी में प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचते हैं। महबूबा मुफ्ती गवर्नमेंट बनाने के लिए सबसे पहले फोन वगैरह ट्राई करती हैं, लेकिन उसमें से कोई भी फोन नहीं उठता है और ये इफेक्ट देखिए। और उसी पर्टिकुलर टाइम पे फैक्स मशीन खराब हो जाती है। इसी दिन आर्टिकल 370 हटाने की नींव रख दी गई थी। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। इस पर्टिकुलर टाइम तक बीजेपी ने अपनी पूरी प्लानिंग कर ली थी। एडवाइजरी जारी की जाती है, डिवोटेड यात्रा बीच में ही रोक दें। जो कश्मीर वैली है उसे वहां पे छोड़कर बाहर चले जाएं। यानी इसकी वजह से आर्टिकल 370 को हटाना बहुत तेजी खीर हो गई थी। नेहरू जी आर्मी भेजने के बहुत खिलाफ थे और वहीं पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जबरदस्ती आर्मी भेज देते थे। यानी पाकिस्तान को जब इतना पीछे कर दिया था तब थोड़ा और पीछे कर देना चाहिए था। बीच में यूएन में जाने की क्या जरूरत थी कि एक देश में दो विधान, दो नीतियां, दो प्रधान नहीं चलेंगे। देखिए, जब भी जम्मू और कश्मीर की बात होती है तो आर्टिकल 370 की बात जरूर होती है और 35A की बात जरूर होती है और आप सबको ऑलरेडी पता ही है, इसको हटा दिया गया है। देखिए, जब भी जम्मू कश्मीर की बात होती है तो लेकिन ये जो आर्टिकल थे या नॉर्मल कोई आर्टिकल नहीं थे, इनके अंदर कुछ ऐसी चीजें मेंशन थी इसकी वजह से इतने सालों तक ये बहुत ही हिस्टोरिकल मुद्दा बना रहा इंडिया के अंदर। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? इसको हटाने के बाद भी इस मुद्दे पर आज भी बात होती है। बहुत यूनिक वजह से इन आर्टिकल को लाया गया था और जब इनको हटाया गया तो वो भी बहुत ही यूनिक था। इतने साल लगे इसको हटाने में, 4 से 5 साल तक इसको एक प्रॉपर प्लान की तरह इसको हटाया गया। जो प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनाई गई थी वो भी बहुत यूनिक थी और वही चीज मैं आपको आज बहुत ही डिटेल में बताऊंगा कि लाया क्यों गया था और क्या तरीका यूज हुआ था इसको हटाने के लिए। आई एम श्योर ऐसा लगेगा कि इसकी कोई चाणक्य नीति मूवी चल रही है। इसको इतना दिमाग लगा कर हटाया गया था कि बट इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, आजाद होने से पहले इंडिया का मैप था और इसे पूरे एशिया में ब्रिटिश 2 तरीकों से राज करते थे। यह मैप आपको येलो और पिंक कलर का दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर येलो कलर है, वहाँ का मतलब वहाँ पे डायरेक्ट ब्रिटिश राज करते थे, जिसे ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। और जो स्टेट आपको पिंक कलर में दिख रहे हैं वहाँ ब्रिटिश उस जगह के राजा और निजाम के साथ मिलकर इनडायरेक्टली राज करते थे। इनको पिछली स्टेट कहा जाता था। इन पिछली स्टेट में राजा अपने स्टेट की सभी इंटरनल चीजें खुद संभालते थे। बस डिफेंस फॉरेस्ट ऑफिसर और कम्युनिकेशन जो था ये चीजें ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में होती थी। ये जो जम्मू एंड कश्मीर है, हैदराबाद, जोधपुर, ये सब पिछली स्टेट थी। ऐसे करके करीब 565 पिछली स्टेट थे। अब देखिए होता क्या है, जब ब्रिटिशों का इंडिया से जाने का टाइम आता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट 2 जून 1947 एक माउंटबेटन प्लान लेकर आती है, जिसमें यह था कि ब्रिटिश इंडिया को रिलीजियस बायोग्राफी यानी कि हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से 2 देशों में बांट दिया जाए। ये जो प्लान था इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि ब्रिटिश इंडिया को ही बांटा जाए। ये जो पिछली स्टेट थी यह इसमें इंक्लूडेड नहीं थी। इस पे में यह कहा गया था कि जो पिछली स्टेट है उनकी मर्जी है, वो इंडिया के साथ रहना चाहती है तो इंडिया के साथ रहे, अगर वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहती है तो पाकिस्तान के साथ रहे, या फिर उनका मन है कि वो अलग रहना चाहते हैं तो अलग भी रह सकते हैं। तो उस टाइम पर ऐसे एरिया वाइज पॉपुलेशन रहती थी। डार्क ग्रीन वाला जो एरिया देख रहे हैं आप, इसमें जो मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी वे मेजोरिटी में थी। जो ये माउंटबेटन प्लान था 18 जुलाई 1947 इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 लागू करके बंटवारा शुरू कर दिया जाता है। बंगाल के 2 हिस्से होते हैं। ईस्ट बंगाल था जो पाकिस्तान के पास गया, फिर पंजाब के 2 हिस्से होते हैं जिसमें वेस्ट पंजाब जो था वो पाकिस्तान के पास गया। सिंध और यह जो पूरा बालिस्तान प्रोविंस है यह पूरा पाकिस्तान के पास गया। बाकी जो ब्रिटिश इंडिया का सारा इंडिया के पास गया। फिर इसके बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद होता है। ये जो एरिया था इस तरीके से बांटा गया था। ये जो खाली पार्ट आपको दिख रहा है ये सारे प्रिंसली स्टेट थे, छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट थे, छोटे छोटे पिछली स्टेट थे। अब जो ये पिछली स्टेट थे इनको
इसको इंडिया की तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल और पाकिस्तान की ओर से जिन्ना अपने अपने खेमे में जोड़ने के लिए ट्राई करने लगे। पाकिस्तान के पास यह साले पिछले स्टेट थे और बाकी जितने बचते हैं वो सब भारत के पास आ जाते हैं। अब ये सारी चीजें मैं जितनी आपको आसानी से बता रहा हूँ, ऐसे डिवाइड हो गए थे, इतनी आसानी से नहीं हुए थे। कुछ को लालच देके, कुछ को डंडे की जोर पे बहुत ही मुश्किलों से इन पिछले स्टेट को अपने साथ में जोड़ा गया था। जब भी इन पिछले स्टेट को जोड़ा जाता था, ये जो इंस्ट्रूमेंट एक्सेस डॉक्यूमेंट्स है यह साइन कराया जाता था। इस डॉक्यूमेंट्स में मेनली वो सेम जो चीजें थी वो ब्रिटिश के साथ अरेंजमेंट था, वही सेम चीजें इस डॉक्यूमेंट्स में अरेंजमेंट था। डिफेंस, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन, इनको छोड़कर जो बाकी इंटरनल मैटर था वो राजा खुद देखेगा। बाकी टाइम के साथ इनसे मर्जर एग्रीमेंट भी साइन करा लिया गया था, जिसमें इनकी जो रियासतें थी पूरी तरीके से इंडिया के साथ जुड़ गई थी। देखिए जो जितने भी पिछले स्टेट थे, छोटे बड़े जितने भी थे, सबका मैटर सॉल्व हो गया था। लेकिन 3 जगह पर आके बात फंस गई थी और वो 3 जगह थी जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। रीजन इसके पीछे यह था कि जूनागढ़ और हैदराबाद में राजा मुस्लिम था, लेकिन इनके स्टेट के अंदर जो मेजोरिटी थी वो हिंदुओं की थी। ऐसे जम्मू एंड कश्मीर में राजा हिंदू था, लेकिन जो पॉपुलेशन थी उनमें जो मेजोरिटी थी वो मुस्लिम की थी। और इन तीनों पिछली स्टेट को अपनी ओर करने के लिए पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज्यादा बहस चालू हो गया। जूनागढ़ का जो नवाब था महाबत खान रसूल खान जी, इन्होंने क्या किया था कि जो अपनी स्टेट के अंदर दीवान रखा था वो शाह नवाज बुद्धू को बनाया था। इसका जूनागढ़ से कोई भी लेना देना नहीं था, यह पाकिस्तान के रांची से था। यह जूनागढ़ के राजा के साथ साथ यह जो दीवान था इसका झुकाव भी पाकिस्तान की तरफ था। फिर 50 अगस्त 1947 जब जूनागढ़ को पाकिस्तान और इंडिया से जुड़ने की बात चल रही थी, तो जूनागढ़ के निजाम और राजा ने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ जाकर मिलेंगे। 15 सितंबर 1947 को इन्होंने पाकिस्तान के साथ डॉक्यूमेंट साइन कर दिए। और इसी पर्टिकुलर टाइम पे जम्मू और कश्मीर और हैदराबाद यहाँ भी इसी तरह के डिस्कशन चल रहे थे। वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले मैं अभी आपको जूनागढ़ को बता देता हूँ। अब जूनागढ़ के राजा ने सभी डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे यह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। इनका कहना था कि आपने यह पार्टीशन करा दिया कि हिंदू और मुस्लिम साथ में नहीं रह सकते कभी भी। दूसरी तरफ जो हिंदू मेजोरिटी वाला स्टेट है उसको आप अपने में मिला रहे हो। तब वहीं पे जिन्ना का कहना था कि जम्मू एंड कश्मीर को वहाँ पे मुस्लिम ज्यादा हैं तो हमें मिलना चाहिए था। और इधर से कहा जाता था कि इंडिया तो सेकुलर कंट्री है, यहाँ पर तो किसी भी जाति और धर्म के लोग रह सकते हैं। तब यह जब सारी बहस चल रही थी तो इसी बीच क्या होता है कि जूनागढ़ के अंदर में 2 रियासतें थी जो मंगलू और बवरियाबाद। इनके जो राजा थे वो इंडिया के साथ मिल गए और पेपर वगैरह भी साइन करने लगे। और इसके बाद इंडिया आर्मी भेजकर जूनागढ़ को चारों तरफ से घेर लिया था। ऐसा इसलिए किया गया था कि जो जूनागढ़ का कनेक्शन है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान के द्वारा जूनागढ़ में कोई भी सप्लाई ना आ सके। सारी चीजें देखकर निजाम जो था वो डर गया था और वह जूनागढ़ छोड़कर सीधे पाकिस्तान भाग जाता है। और फिर इसके बाद यह डिसाइड होता है कि जूनागढ़ का क्या होना है। अब इसका फैसला है जो वो जूनागढ़ का जो जनता है वह करेगी। फिर 20 फरवरी 1948 को डिसाइड होता है और रिजल्ट में 99.95% वोट इंडिया के फेवर में आ जाता है। और इस तरीके से और जो जूनागढ़ था वो इंडिया का पार्ट बन जाता है। जो स्टोरी है जूनागढ़ की यह अभी आपको एलिमेंट लग रहा होगा, और आगे जब मैं जम्मू और कश्मीर की बात करूंगा तो आपको इसका रिलेशन समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं हैदराबाद की। इसी टाइम हैदराबाद में भी इशू चल रहा था। ये जो तीनों स्टेट है, तीनों स्टेट का इशू इसी टाइम चल रहा था। अब हैदराबाद में पॉपुलेशन हिंदू मेजोरिटी में थी, लेकिन निजाम मीर उस्मान अली खान का जो मन था वह इंडिपेंडेंट रहे और अगर मजबूरी में किसी कंट्री के साथ मिलना भी है तो वह पाकिस्तान से मिले। लेकिन हैदराबाद को अगर आप देखोगे तो वह इंडिया के बीच में है, तो यह चीज पॉसिबल नहीं थी। और इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा थ्रेट हो जाता कि बीच में ऐसे कोई जगह होती जो पाकिस्तान की हुई होती, तो इंडिया की तरफ से बैक टू बैक बातचीत स्टार्ट होना शुरू होती है और काफी प्रेशर डेवलप होता है। तब निजाम जो क्या करता है तो वह 1 साल का टाइम मांगता है। स्टाइल स्टील एग्रीमेंट जो होता है वह साइन कर लेता है। इसमें वो कहता है कि 1 साल तक वह जैसी सिचुएशन
वैसे ही रहेगी और उसके 1 साल के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि हैदराबाद और इंडिया का रिलेशन कैसा रहेगा। इंडिया इस पर्टिकुलर टाइम में बड़ी आसानी से यह चीज मान जाता है। जम्मू और कश्मीर भी इंडिया फंसा हुआ था, पहले वहां पर डील कर रहा था, लेकिन हैदराबाद का जो निजाम था उसने इस 1 साल के अंदर पहले तो उसने पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटजी बनाना स्टार्ट किया, मतलब कई सारे डिस्कशन स्टार्ट कर दी उससे, और एक पर्सनल आर्मी भी बना ली इस पर्टिकुलर टाइम पे, जिसको राजाकार बोला जाता था। आर्मी हैदराबाद से बॉर्डर क्रॉस कर इंडिया में भी चली जाती थी और काफी मारपीट मचाती थी। हैदराबाद के कुछ नॉन मुस्लिम लोग जो थे उनको भी मारती थी। यह जो राजाकार आर्मी थी, इनका मानना था कि हैदराबाद एक इंडिपेंडेंट देश बनना चाहिए था। अब ये जो राजाकार आर्मी थी इतना ज्यादा परेशान कर रही थी कि इंडिया को सब कुछ छोड़कर हैदराबाद में आर्मी भेजनी पड़ती है। नेहरू जी आर्मी भेजने के बहुत खिलाफ थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जबरदस्ती आर्मी भेज देते हैं। इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। 2 दिन के अंदर जो पूरा का पूरा हैदराबाद था वो कंट्रोल में आ जाता है और निजाम यानी और मीर उस्मान अली खान इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्रेशन। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।